राज्य सरकार है और ना तो वो पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप हमको देखने को मिलता है कहाँ पर, दिल्ली में। इसीलिए नॉर्मली तो ऐसा होता है, किसी राज्य का बजट होता है, ठीक है, वहाँ की सब राज्य सरकार के ही ऊपर रहता सब कुछ। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो चले जाती है किसकी तरफ, केंद्र सरकार की तरफ में चले जाती है। दिल्ली में बजट प्रस्तुत करने की एक अलग ही प्रक्रिया है। तो अभी हम देख रहे थे कि दिल्ली सरकार का जो बजट है उसको केंद्र सरकार ने अटका के रखी थी। आम आदमी पार्टी अलग आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार केजरीवाल के ऊपर अलग आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल का कहना है कि ज़बरदस्ती केंद्र सरकार हमारे बजट को रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि केजरीवाल के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, विज्ञापन में आप ज़्यादा पैसा खर्चा कर दे रहे हैं। तो ऐसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन हैं जो कि मेन इनसे पूछे गए हैं। देखिए, दिल्ली सरकार जो विज्ञापन के ऊपर यदि पैसा खर्चा कर भी रही है तो केंद्र सरकार तो आज के टाइम में क्वेश्चन पूछ ले रही है। लेकिन वहीं जब केंद्र की सरकार इतना सारा जो विज्ञापन में पैसा उड़ा रही है, उसको पूछने वाला कौन बैठा है हमारे यहाँ पर? क्या कोई है जो कि केंद्र सरकार के बजट को रोकेगा और कहेगा आपने विज्ञापन में इतना खर्चा क्यों करें, अभी आपका बजट हम रोक रहे हैं? तो इस प्रकार से राजनीतिक माहौल हम देख रहे हैं, ठीक है, किस प्रकार से चल रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली का बजट पेश होने से रोक दिया है। केजरीवाल का कहना है कि वो मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार इसको मंजूरी नहीं दे रही है। तो बजट पर दिल्ली में क्या हुआ था? 20 मार्च की शाम तक दिल्ली में हर ओर 21 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चाएं हो रही थी। आम दिल्ली वालों को भी इंतजार था कि आखिर इस बजट में उनके लिए क्या खास है। लेकिन सोमवार को रात 8 बजते बजते सब कुछ बदल गया। ठीक है, खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 मार्च को बजट पेश नहीं होने के बारे में जानकारी दिया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली का बजट पेश होने से रोक दिया है। इसके साथ साथ में मंगलवार को हम दिल्ली का बजट पेश नहीं कर पाएंगे, केंद्र सरकार में इसको मंजूरी नहीं दे रही है। असल में दिल्ली के बजट में कई ऐसे प्रावधान हैं जिसको चिन्हित करते हुए गृह मंत्रालय ने उस पर जवाब मांगा था। इसी के बाद आप सरकार ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो दिल्ली का बजट पास नहीं होने दे रही है। क्या उनका आरोप है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। जवाब में क्या कहा गया है इसको आप सुन लीजिए। आम आदमी पार्टी के आरोप पर दिल्ली राजनिवास से भी प्रतिक्रिया आई थी। एक स्पष्टीकरण में कहा गया था, उपराज्यपाल ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण बजट 23-24 को मंजूरी दे दिया, फाइल भेज दी मुख्यमंत्री के पास। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक लेटर भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया था। 21 मार्च को इसको पेश होना था। उपराज्यपाल ऑफिस अभी मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो किस वजह से ये अटका है, क्या ये रीज़न है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न सरकार से पूछे गए। उपराज्यपाल ने पूछा था कि दिल्ली में मूलभूत ढांचे के विकास पर किया जाने वाला खर्च पूरे बजट का केवल 20% क्यों है। उन्होंने कहा कि सामान्य राज्यों में ये खर्चा 40 से 50% है, तो आप कम खर्चा क्यों कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने अपने प्रचार का खर्चा 550 करोड़ रुपए क्यों किया है? पहले ये बजट 270 करोड़ रुपए होता था। इसको क्या आपको दूसरी योजना में नहीं खर्चा करना चाहिए था? दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली परिवहन निगम स्वायत्त संस्थाएं हैं, इसका मतलब ये है कि ये अपना खर्चा स्वयं निकालने के लिए, ठीक है, तैयार है। ये संस्थाएं अपने लिए ज़्यादा आय के साधन क्यों नहीं बना रही हैं और इन पर सब्सिडी के माध्यम से भारी धन क्यों खर्चा कर रहे हैं आप? दिल्ली सरकार अपने मंत्रियों के बंगलों और कारों पर ज़्यादा पैसा क्यों उड़ा रही है? इसके अतिरिक्त धन को जनता की कल्याणकारी योजनाओं पर नहीं खर्च किया जा सकता है? केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना आप यहाँ लागू क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सुविधा मिल सके? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं उपराज्यपाल के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, जब ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार में है तो यही व्यवस्था का केंद्र सरकार में होती। हम केंद्र सरकार से
ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते। यहाँ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है दिल्ली का बजट आखिर कैसे प्रस्तुत होता है, कैसे कौन कौन से चरणों से होकर के गुजरता है। दिल्ली सरकार बजट तैयार करके उपराज्यपाल के पास भेजती है। इसके बाद एलजी इसको केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही बजट पेश किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम को कहा था कि वो कल दिल्ली का बजट पेश नहीं कर पाएंगे। तो क्या कभी ऐसा बजट स्थगित हुआ है? ऐसे कोई उदाहरण नहीं मिलते हैं जब किसी राज्य का बजट रोका गया हो, लेकिन भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष ने 2012 में यूपी समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनावों के दौरान बजट का विरोध किया था। तो सरकार ने 28 फरवरी से 16 मार्च तक केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को स्थगित कर दिया था। तो ये तो था बजट से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी और कैसे करके बजट रोका गया, क्यों बजट रोका गया। अब आगे न्यूज़ आई है कि आम आदमी पार्टी ने प्रस्तुत किया है 78,800 करोड़ रुपया का बजट दिल्ली वालों के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने वेडनेसडे के दिन प्रेजेंट किया है दिल्ली बजट 2023-24 के लिए, ठीक है, जिसमें फोकस किया जाएगा एक क्लीन, ब्यूटीफुल और मॉडर्न दिल्ली को एज द कैपिटल रेडीज टू होस्ट G20 समिट दिस ईयर। क्योंकि अब जो बैठक है ना G20 की, वो यहीं पर होगी। एजुकेशन और हेल्थ, ये आम आदमी का सबसे बड़ा फोकस पॉइंट है, ठीक है। दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस गॉट द हाईएस्ट सेक्टर वाइज एलोकेशन दिस ईयर टू। सबसे ज़्यादा पैसा यहीं दिया गया है, एजुकेशन में और हेल्थ में। टोटल जो ओवरऑल आउटले है वो है 78,800 करोड़ रुपया का। दाउ देयर परसेंटेज ऑफ एलोकेशन डिप्ड स्लाइटली फ्रॉम लास्ट ईयर। हालांकि ये जो सेक्टर है यहाँ पर पैसा पिछले साल से थोड़ा कम खर्चा किया जा रहा है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना है बजट को हमने 2.5 गुना बढ़ाया है यदि देखा जाए आम आदमी के राजकाज में। डिस्पाइट गिविंग मैनी फ्रीबीज द बजट रिमेन्स प्रॉफिटेबल। हम बहुत सारी चीज़ें फ्री में दे रहे हैं, इसके बाद भी हमारा जो बजट है वो प्रॉफिटेबल है। मेकिंग इट ए यूनिक केस एज अदर स्टेट डू नॉट गिव एनीथिंग फॉर फ्री एंड आर एट ए लॉस। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो कि फ्री में चीज़ें नहीं दे रहे हैं, इसके बाद भी वो लॉस का सामना कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ही हम कंडीशन में हैं, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। बजट से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हम देख लेते हैं। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है 2015 से कि किसी और ने, जो फॉर्मर डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया के अलावा किसी ने कैपिटल का बजट प्रस्तुत किया हो। गहलोत को फाइनेंस से रिलेटेड डिपार्टमेंट सौंप दिया गया था जब सिसोदिया ने रिज़ाइन कर दिया था कैबिनेट से, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया था एक्साइज पॉलिसी स्कैम से रिलेटेड, ठीक है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनके द्वारा। आगे यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं 2 से 2.5 घंटे की लंबी स्पीच इन्होंने दिया था और फाइनेंस मिनिस्टर ने रिफर्ड किया था मिस्टर सिसोदिया को एज ए एल्डर ब्रदर, जो कि आजकल तिहाड़ जेल में बंद है। भारत एंड लॉर्ड राम को किस प्रकार से यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। अभी जो कहानी चली आ रही है उसकी तुलना उन्होंने हिंदू एपिक रामायण से करी थी। गहलोत का कहना है ही हैज़ बीन वर्किंग लाइक भारत इन द absence ऑफ लॉर्ड राम when he was sentenced to वनवास। उनका कहना है कि हम भारत में कामकाज कर रहे हैं, रह रहे हैं बिना राम के, हमें ऐसा लग रहा है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल का कहना था बजट है समथिंग फॉर एवरीवन। कुछ ना कुछ चीज़ें प्रत्येक लोगों के लिए इसमें हमने रखे हैं। इसके साथ साथ में 21,817 करोड़ हमने एलोकेट करे हैं ताकि पूंजी का निर्माण कर सकें, सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम खड़ा कर पाएंगे। इसके साथ साथ में उनका कहना है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट कंटिन्यू प्रोवाइड करेगी फ्री एजुकेशन, फ्री वाटर, फ्री पावर और फ्री हेल्थ केयर सर्विस टू इट्स सिटीजन।
टोटल 78,800 करोड़ रुपए का ये बजट का आउटले है। 56,983 रुपये करोड़ रुपए दिए गए हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ऊपर। मतलब सैलरी में जाएगा, वेलफेयर स्कीम में ये पैसा खर्चा होगा, और 21,000 करोड़ रुपया रोड बनाने में, फ्लाईओवर बनाने में और स्कूल बनाने में खर्चा किया जाएगा। मिस्टर गहलोत का कहना है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का शेयर है इस बजट में वो बढ़ाया गया है 27.68%। इस कैटेगरी के अंदर में जो एलोकेशन है, ठीक है, यदि देखा जाए तो रिड्यूस हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस इन एब्सोल्यूट नंबर एज वेल एज इन प्रोपोर्शन टू द ओवरऑल बजट। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 29% ऑफ द 22-23 बजट एस्टिमेट। एजुकेशन एंड हेल्थ के ऊपर किस प्रकार से खर्चा किया जा रहा है? गहलोत का कहना है दिल्ली गवर्नमेंट स्टार्ट करेगी 17 डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल, जो कि स्पेशलाइज एक्सीलेंस नाम इनका रहेगा। कहाँ पर? कैपिटल में आने वाले साल में। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इस स्कीम को 2021 में, ठीक है। कैसे करके? इसने बहुत सारे स्पेशलाइज एक्सीलेंस स्कूल चालू करी थी। इसके अलावा उनका कहना है कि हमारी सरकार काम कर रही है कि हम ओपन करेंगे 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक पूरे शहर भर में, ताकि सेटअप कर सकें मोहल्ला क्लिनिक्स अलग अलग मेट्रो स्टेशन पर। हमारी सरकार काम कर रही है बहुत सारी स्कीम के ऊपर टू इंक्रीज़ द रॉ वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम प्रेजेंट 995 मिलियन गैलन पर डे से 1240 मिलियन गैलन पर डे बाई 2005। तो पानी भी अवेलेबल कराया जाएगा। सोलर पावर की बात करें तो सिटी की जो पावर सप्लाई है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने टारगेट रखी है कि अपनी जो 25% हिस्सा सिटी की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का आएगा, कहाँ से? सोलर पावर से 2025 तक। इसको यदि हमें अचीव करना है तो गवर्नमेंट को इंस्टॉल करना पड़ेगा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि हम क्रिएट कर सकें 6,000 मेगावाट आने वाले 2 साल में। तो उन्होंने कहा है इसके लिए 3,348 करोड़ रुपया पावर सेक्टर को हमने दिए हैं। आने वाले फिजिकल ईयर में 1400 किलोमीटर के रोड नेटवर्क को हम बनाएंगे। ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD विल बी पैथोल फ्री, गड्ढे से फ्री हम रास्तों को बनाने वाले हैं। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है कि जो गुड्स एंड सर्विस के हिसाब से जो टैक्स कलेक्शन हुआ है, इसके अलावा जो वैट कलेक्शन हुआ है करंट फिजिकल ईयर में, वो है 30,283 करोड़, मतलब 24% ज़्यादा हमारी कमाई हुई है। इसके साथ ही साथ में आप देख रहे हैं अपग्रेडेशन और ब्यूटिफिकेशन का काम किया जाएगा 1400 किलोमीटर ऑफ द इंटायर PW रोड नेटवर्क में। कंस्ट्रक्शन किए जाएंगे 26 नए फ्लाईओवर, अंडरपास, ब्रिजेस अलग अलग पार्ट में दिल्ली के। इसके साथ साथ में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 3 यूनिक डबल डेकर फ्लाईओवर का, ठीक है, DMRC के कोलैबोरेशन के साथ में। इंट्रोडक्शन किया जाएगा 1600 न्यू जीरो इमिशन इलेक्ट्रिक बसेस का, इसमें इंक्लूड है 100 फीडर बसेस। इसके साथ साथ में एग्जिस्टिंग जो बस हैं अब हम उनको बिजली से चलाएंगे, जिनकी संख्या रहेगी तो 57 जो एग्जिस्टिंग बस हैं उनको हम इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं। 3 वर्ल्ड क्लास इंटर स्टेट बस टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। 2 रहेंगे मल्टी लेवल बस डिपो, 2 रहेंगे मॉडल बस टर्मिनल्स और 9 है न्यू बस डिपो दिल्ली में। इसके साथ साथ में कंस्ट्रक्शन किया जाएगा 1400 नए और मॉडर्न बस क्वी शेल्टर का। 6 पॉइंट एक्शन प्लान लिए जाएंगे क्लीनिंग फॉर यमुना। इसके अलावा क्लियरिंग ऑल 3 गार्बेज माउंटेन, लैंडफिल को भी हटाने का प्रावधान बजट में किया गया है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर के कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? तो मोहल्ला बस स्कीम प्रोवाइड करेगी मल्टीपल ऑप्शन फॉर द लास्ट माइल कनेक्टिविटी। मोहल्ला बस स्कीम चलाई जा रही है। इलेक्ट्रिक स्कूटर शेयरिंग सर्विस कहाँ पर? द्वारका में प्रोवाइड करी जाएगी, जिसके अंडर में 1500 ई स्कूटर डिप्लॉयड किए जाएंगे 250 हाई फुटफॉल लोकेशन में, जहाँ पर इसकी ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा बेस्ड प्रीमियम बस एग्रीगेटर स्कीम भी लाई जाएगी। एजुकेशन के मामले में क्या है? 20 नए कंप्यूटर, 20 न्यू कंप्यूटर्स इन एवरी स्कूल,
हर स्कूल में 20 नए नए कंप्यूटर रखे जाएंगे फेज्ड मैनर में। एटलीस्ट 350 स्कूल रिसीव करने वाले हैं न्यू डिवाइसेस को। इसके अलावा न्यू टैबलेट दिए जाएंगे टीचर्स को, इसमें इंक्लूडिंग है चाहे आप रेगुलर टीचर हो, चाहे वो गेस्ट हो, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो, वाइस प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल और डीडीई को भी। इसके अलावा इम्प्रूव किया जाएगा लर्निंग आउटकम ऑफ एमसीडी स्कूल। हेल्थ की बात करें तो मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे मेट्रो स्टेशन में। इसके अलावा 100 महिला मोहल्ला क्लिनिक भी खोले जाएंगे। 9 नए गवर्नमेंट हॉस्पिटल आने वाले हैं, 4 उनमें से ऐसे रहेंगे जो कि ऑपरेशनल रहेंगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। वहीं नंबर ऑफ बेड की बात करें दिल्ली के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो वो 14,000 से 30,000 करने की बात करी जा रही है। एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या क्या किए जा रहे हैं, तो रियल टाइम सोर्स अप्रोक्सीमेंट प्रोजेक्ट टू बी टेकन टू द नेक्स्ट लेवल बाय सेटिंग अप 11 मोबाइल वैन टू गो अक्रॉस दिल्ली। तो वायु प्रदूषण का पता लगाने के लिए ये वायु वैन चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा मेगा ट्री प्लांटेशन स्कीम चलाई जाएगी जिसमें 52 लाख पेड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके अलावा रोड के डस्ट को हटाया जाएगा। कीपिंग द इंटायर 1400 किलोमीटर PWD रोड स्ट्रेच क्लीन, साफ सफाई का काम किया जाएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो राजस्थान से आई है। राजस्थान की सरकार ने हाल ही में ये घोषणा करी थी कि राजस्थान में हम 19 नए जिलों का निर्माण करेंगे। सीएम अशोक गहलोत का जो डिसीजन रहा है टू रीड्रा द ओल्ड जयपुर डिस्ट्रिक्ट इनटू 4 न्यू डिस्ट्रिक्ट, जयपुर को 4 नए जिलों में बांटा जाएगा, हैज़ इनविटेबली ब्रॉड द क्वेश्चन ऑफ विच वन वुड इंक्लूड द कैपिटल टू द फोरफ्रंट। फिर आप राजधानी किस में बनाएंगे, यहाँ पर दिक्कत वाली बात हो गई है। इट विल बी जयपुर नॉर्थ और जयपुर साउथ, कौन सा रहेगा? सिंस द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट डिमार्केटेड द बाउंड्री ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट, द क्वेश्चन इज पजलिंग पीपुल एंड हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया। अब देखिए जिलों का तो अभी डिमार्केशन नहीं हुआ है, सीमा निर्धारित नहीं करी गई है, इसलिए लोगों के मन में क्वेश्चन यहाँ पर पैदा हो रहे हैं। तो 19 जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, जयपुर ईस्ट, जयपुर वेस्ट, अनूपगढ़, बलोतरा, बेवार, डीडवाना कुचामान, गंगापुर सिटी, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोर, फिर है खैरथाल, दूदू, केकरी, पलौदी, सालम्बेर, संछोर और शाहपुरा। देखिए यदि डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया जा रहा है ना तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि राजस्थान एरिया वाइज देखा जाए ना तो सब भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, और स्टेट जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ही दिक्कत जाती है वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने में। इसलिए यदि नए नए ज़िले बनते जाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से उसका विकास हो पाएगा। नए जो डिवीज़न हैं वो कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, पाली और शिकार। सबसे पहले हम समझते हैं जिलों के निर्माण को लेकर के कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जिला बनाने में केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। राज्य अपने हिसाब से तय करता है कि कहाँ और कितने ज़िले मुझे बनाना है। ज़िला बनाने की पावर राज्य सरकारों के पास है। इसमें ज़िला को बढ़ाना है, ठीक है, बदलना है, किसी का दर्जा ख़त्म करना है, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। इसके लिए बस सरकार को आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा। वैसे औपचारिक रूप से रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक कमेटी बनाई जाती है जो सिफारिश करती है और उसके बाद सरकार उस पर अपनी सहमति देती है। इसके साथ ही इसके लिए या तो मुख्यमंत्री कार्यकारी आदेश देगा या फिर इसके लिए विधानसभा में नया कानून पास किया जाएगा, फिर जिला बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से कुछ ज़िले बड़े होते हैं तो कुछ ज़िले छोटे। ये वहाँ की परिस्थिति और सरकार पर निर्भर है कि कितने और कैसे ज़िले बनाना है। किस किस की नियुक्ति करी जाती है? जिला बनते ही सबसे पहले वहाँ डीएम और एसपी की नियुक्ति करी जाती है। इसके बाद अन्य अधिकारियों की नियुक्ति होती है और कई डिवीज़न आदि का विभाजन भी होता है। वहीं हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से कोर्ट
उसकी ज़मीन का फैसला लेगा कि कौन कहाँ पर होगी ज़मीन। तो इस प्रकार से ज़िलों का निर्माण किया जाता है। तो ये तो थी राजस्थान। अब देखिए, कुछ लोग तो खुश हैं कि चलो हमारी डिमांड पूरी हो गई, इसके बाद भी कुछ लोग जो है खुश नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, तिजारा या फिर भिवाड़ी को भी आप जिला बनाइए, ये लोगों की डिमांड है। 19 नए डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ में 3 नए डिवीज़न भी बनाए जाएंगे। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इन सब से कांग्रेस की गवर्नमेंट राजस्थान में चैलेंजेस को फेस कर रही है। विद प्रोटेस्ट्स बीइंग स्टैग्ड इन सेवरल पार्ट ऑफ द स्टेट, द रूलिंग पार्टी में फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट द डिमांड लिंक्ड टू द रीजनल आइडेंटिटी एंड पीपुल्स एस्पायरेशन। 17 मार्च को अनाउंसमेंट किया गया था चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा स्टेट की विधानसभा में कि हम जो है नए ज़िलों का निर्माण करेंगे। कमिंग आफ्टर ए गैप ऑफ 15 ईयर्स सिंस प्रतापगढ़ वाज फॉर्म एज ए डिस्ट्रिक्ट इन 2008। तो आप ये देखेंगे कि 2008 में प्रतापगढ़ नया डिस्ट्रिक्ट बना था, तब से 15 साल का गैप हो चुका है। अब ये जो कदम उठाया जा रहा है, कुल मिलाकर के इससे कांग्रेस मजबूत होने वाली है और इसी सब चलते चलते शायद वो री इलेक्ट हो पाए। द स्ट्रेचर ऑफ एमएलएस हैज़ आल्सो इंक्रीज्ड इन कॉन्स्टिट्यूंसी विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो जो पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो जलवायु परिवर्तन से कैसे करके हम लड़ाई लड़ सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट को हेल्प लेनी चाहिए आईपीसीसी की रिपोर्ट की। आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या है, क्यों इसको जारी किया जाता है, कब से इसकी शुरुआत हुई, ऐसी बहुत सारी बातों को आज हम समझेंगे। इसके अलावा एडिटोरियल में क्या क्या बातें बताई गई हैं इसको भी हम देख लेते हैं। तो जब तक आप कोई ठोस उपाय नहीं करते हैं तब तक पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से आप नहीं बचा सकते हैं। इसीलिए हमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए क्या काम करना होगा, कुछ ठोस उपाय अपनाने होंगे। सबसे पहले तो हमें समझना है आईपीसीसी क्या है, क्योंकि आईपीसीसी की रिपोर्ट का यहाँ पर बार बार जिक्र किया जाएगा। आईपीसीसी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। पैनल को एज ए कमेटी आप देख सकते हैं, कमेटी या फिर लोगों का ग्रुप है ये। इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के द्वारा इसकी स्थापना हुई है। इसके साथ साथ में वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हुआ था 1988 में, तब जाकर के इसकी स्थापना हुई थी। आईपीसीसी एक प्रकार से वैज्ञानिक लोगों की भी संस्था है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है बहुत सारी सरकारों का। सरकार और वैज्ञानिक लोग मिलकर के बैठते हैं आईपीसीसी में। इसका ये काम है कि ये सरकारों को बताती है व्हाट साइंटिस्ट नो अबाउट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को लेकर के अभी तक वैज्ञानिक लोगों ने क्या रिसर्च किया है, इस बात को बताने का काम करती है आईपीसीसी। ये एग्जामिन करती है, जांच करती है क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है, कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास इसको डील करने के लिए। इसके अलावा आईपीसीसी अपना ये काम क्या काम करती है, पीयर रिव्यूड साइंटिफिक लिटरेचर के माध्यम से करती हैं। तो जो इन्फ्लुएंशियल इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, इसने एक सिंथेसिस रिपोर्ट प्रस्तुत करी है विच इज़ पार्ट ऑफ 6th असेसमेंट साइकिल, जो कि 6वें असेसमेंट साइकिल का एक हिस्सा है। 1990 से जबकि आईपीसीसी ने चालू करा था पब्लिशिंग करना अपने कंपाइलेशन ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च को, वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते हैं उसको पब्लिश करना कब से चालू किया गया, 1990 के दशक से। ये जो रिसर्च होती हैं वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से रिलेटेड होती हैं और किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैस के इमिशन उत्सर्जन होने से जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं।
सबूत ये बताते हैं कि मानवीय क्रियाओं के द्वारा मानवीय हस्तक्षेप के चलते चलते परोक्ष रूप से दबाव पड़ रहा है, ठीक है, संसाधनों के ऊपर। और आप ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं जो कि इरिवर्सिबल या फिर डिस्ट्रॉय करने वाली है हमारे संसाधनों को, हमारे पर्यावरण को, और वो उसको आप फिर रिवर्स लेकर के नहीं आ सकते। आईपीसीसी के जो वेरियस असेसमेंट साइकिल हैं उसने प्ले किया है एक सिग्निफिकेंट रोल। कहाँ कहाँ पर? यहाँ पर कुछ हमें नए रास्ते नज़र आ रहे हैं। किसके? न्यू इन्फॉर्मेशन के, इस लेटेस्ट रिपोर्ट के माध्यम से, जिसको सार्वजनिक किया गया है वीक लॉन्ग डेलिब्रेशन के बाद। कहाँ पर? इंटरलैंकन, स्विट्जरलैंड में। अब चूंकि ये जो रिपोर्ट है 2018 के बाद से, ये इसके बाद ही अभी आप देख रहे हैं 2023 में हमको देखने को मिली है। हैव नॉट ओनली बोल्स्टर द ह्यूमन लिंक इन वार्मिंग, और यहाँ से लिंकेज किया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का संबंध इंसान ही है। इसके अलावा इसमें एनालाइज किया गया है अलग अलग एंगल से कि जो इम्प्लीकेशन है ऑफ नॉट मीटिंग 2015 पेरिस एग्रीमेंट। 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट है उसके हिसाब से कामकाज बिल्कुल नहीं हुआ है, जिसमें कहा गया था कि हम जो है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान नहीं बढ़ने देंगे प्री इंडस्ट्रियल टाइम के दौरान जितना टेम्परेचर था। ये रिपोर्ट कौन कौन सी बातों पर जोर डालती है? तो ये रिपोर्ट हमें जोर देकर कहती है कि अभी के अभी हमें पैसा खर्च करना होगा क्लाइमेट चेंज के ऊपर। फाइनेंस का फ्लो होना चाहिए विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ, गरीब देशों की तरफ, द्वीपीय राष्ट्रों की तरफ। इसके साथ साथ में हमें कंपनसेट करना पड़ेगा कंट्रीज़ को जिन्होंने लॉस्ट किया है क्लाइमेट चेंज के चलते चलते, ताकि अब वो फिर से उठ करके खड़े हो सकें। क्लाइमेट चेंज के चलते चलते जो छोटे मोटे द्वीपीय राष्ट्र हैं वो सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन का सामना करते हैं, तो उनको भी हमें कंपनसेट करने की ज़रूरत है। तो एक समरी है पॉलिसी मेकर्स के लिए। ये जो लेटेस्ट सिंथेसिस रिपोर्ट आई है उसका कहना है कि प्लानेट का जो बेस्ट चांस था कि हम अपने टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने ना दें। टू इंश्योर ग्रीन हाउस गैस इमिशन आर रिड्यूस टू 48% टू ऑफ 2019 बाई 2030 एंड 99 बाई 2050। तो प्लानेट का जो बेस्ट चांस है वो क्या है कि आप जो है 1.5 डिग्री तक रोकिए, 1.5 डिग्री से बढ़ने मत दीजिए तापमान को। इसके अलावा ऐसा यदि आपको करना है तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन है उसको हमें 48% कम करना होगा 2019 तक, 2019 के लेवल का। 2019 में यदि 100 था तो उसको 48% हमको कम करना है। 2019 में यदि 100 था तो 2030 तक हमें 99% उसको कम करना है। तो 48% ऑफ 2019 बाई 2030, 2019 का लेवल हमें प्राप्त करना है 2030 तक, उसका 48% हिस्सा कम करना है। और 2019 का 99% हिस्सा हम कब तक कम कर देंगे? 2050 तक। करेंटली यदि हम देखें जो पॉलिसी डिक्लेयर की जाती हैं देशों के द्वारा सामूहिक रूप से, यदि हम इम्प्लीमेंट करें इंटायरली पूर्णता के साथ में, ठीक है, तो भी जो टेम्परेचर है वो 2.5 से लेकर के 3.5 डिग्री बढ़ जाएगा 21वीं सदी तक। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो जोर देती है नेक्स्ट सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जिसको शेड्यूल किया गया है दुबई में नवंबर के महीने में, जहां पर पूरे विश्व भर की पार्टियां आने वाली हैं। यहाँ पर लोग बताएंगे कि आपने कौन कौन से कमिटमेंट किए थे, तो कितना आप अचीवमेंट कर पाए हैं पेरिस एग्रीमेंट को लेकर के। इसके अलावा देखा जाए तो आईपीसी से हमें ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में क़यामत आने वाली है। लेकिन ये जो करंट की रिपोर्ट है वो बात करती है
अबाउट द फॉलिंग कॉस्ट ऑफ सोलर, विंड पावर एंड एक्सपांसन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट। तो ये बात कर दी किस किस चीज़ को लेकर के कि हमें जो है सोलर, विंड पावर, इनकी जो कॉस्ट आ रही है उसमें गिरावट करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमें बढ़ाना है। लेकिन फिर भी पेरिस एग्रीमेंट का जो टारगेट है वो आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप निगेटिव एमिशन की तरफ ना बढ़ें या फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कम ना करें। वुड इंटेल untested technology that now appear to be impractically expensive। अब आप बताइए अनटेस्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा। इसके साथ साथ में इंडिया ने काफ़ी वेलकम किया है इस रिपोर्ट का। इसके अलावा कहा है कि कई सारे जो सिलेक्शन हैं, कई सारे जो सेक्शन हैं वो अंडरलाइन करते हैं अपने देश की पोजीशन को, कि जो क्लाइमेट का क्राइसिस है वो अनइक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है and that climate justice must be underlined mitigation and adoption। इसके बाद हम देखने वाले हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम, दोनों में यहाँ पर कुछ तुलना करी जाती है। कुल मिलाकर के फोकस यहाँ पर किया जाता है कि जो न्यू पेंशन स्कीम है वो आप लोगों के लिए बेहतर है। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करें। आज के टाइम में सरकार एनपीएस लेकर के आई है। पहले की जो बीजेपी की सरकार थी उसने क्या काम करी थी, एनपीएस सिस्टम, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी? आपको अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है अपनी जॉब से। जैसे यदि आप रेलवे में नौकरी कर रहे थे, रेलवे में नौकरी करते टाइम आप मान के चलिए 62 या 65 साल में रिटायर हो गए। उस टाइम में आपको 80,000 सैलरी मिलती थी, तो उसका 50% सरकार आपको क्या देती थी, पेंशन देती थी। आज के समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आज के टाइम में तो ऐसा है, आप भी पैसा डालो, कंपनी भी पैसा डालेगी, तब जाकर के आपको पेंशन मिल पाएगी, वो भी एनपीएस स्कीम के अंतर्गत। तो पुरानी पेंशन योजना जिसको ओल्ड पेंशन स्कीम कहते हैं कि अंतर्गत सरकार 2004 से पहले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन देती थी। ये पेंशन कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय उनके वेतन पर आधारित होती थी। उस समय सैलरी का 50% हिस्सा दिया जाता था। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। इस स्कीम में रिटायर हुए कर्मचारी की मौत के बाद जो पेंशन रहेगी आपके परिजनों को मिलेगी, फैमिली वालों को मिलेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को दिसंबर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ख़त्म कर दिया था। इसके बाद सरकार लेकर के आई न्यू पेंशन स्कीम, 1 अप्रैल 2004 से ये लागू है। तो एनपीएस उन लोगों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद से सरकारी नौकरी में लगे हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा किस में डालते हैं, एनपीएस में डालते हैं। राज्य सरकार कितना देती है, 14% देती है। और पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास में जमा होता है, जो इसको इन्वेस्टमेंट करेगा, ब्याज खाएगा और फिर जब आप रिटायरमेंट होने वाले रहेंगे तब आपको पैसा देगा। तो जैसे कि इस महीने आपकी सैलरी आई 100 रुपये, तो 100 रुपये में से आपका कटेगा 10 रुपये कहाँ पर, एनपीएस में, और 14% कौन देगी, राज्य सरकार देगी। ऐसा सिस्टम यहाँ पर बताया जाता है। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम की डिमांड बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बढ़ेगी ही। कोई भी कर्मचारी, अब आप सोच लीजिए ना, जब आप रिटायर होंगे उसके बाद में आपका जो ज़्यादातर पैसा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा बचेगा, लेकिन ये बिल्कुल सही बात नहीं है। आपको घर बनाना है, लड़के की शादी करना है, लड़की की शादी करना है, लड़के बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कुल मिलाकर के आपके पास कुछ नहीं बचना है महीने का। अब आप रिटायर भी हो गए हैं। रिटायर होने के बाद लड़का ने साथ दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो क्या होगा, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए पेंशन स्कीम बहुत ही बढ़िया थी, ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन अब गवर्नमेंट की जेब से पैसा जा रहा था ना, खर्चा हो रहा था ज़्यादा,
कोई भी सरकार क्यों चाहेगी कि मैं अपनी जेब से 2 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा करूँ, वो अपने काम में नहीं लेगी क्या? बस यही कारण था जिसके चलते चलते ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया। आज के टाइम में बहुत सी कांग्रेसी सरकारें ओल्ड पेंशन स्कीम को ला रही हैं। भले ही ये उनका चुनावी मुद्दा हो सकता है कि वो चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रही हैं, ऐसे आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के तो हित में है। ठीक है, पुरानी पेंशन योजना की मांग दिनों दिन हम देख रहे हैं बढ़ते जा रही है। जब कुछ राज्यों ने ऐसी घोषणा करी थी कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम की मुख्य धारा अक्षमता की पूर्व कल्पनित धारणा है और राजकोषीय घाटे के सिद्धांत पर काम करती है। आरोप लगाया जाता है कि यदि हम ओल्ड पेंशन को चालू कर देंगे तो राज्य की सरकारें घाटे में आ जाएंगी, बहुत सारा पैसा हमको पेंशन में देना पड़ेगा। फिर भी एनपीएस और ओपीएस दोनों के बीच में आखिर क्या संबंध है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। एनपीएस की यदि हम बात करें तो एनपीएस की भावना के हिसाब से ही, एनपीएस के हिसाब से ही छठवां वेतन आयोग ने पेंशन योगदान को कवर करने और सेवानिवृत्ति के बाद के खर्चों के लिए बचत को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि करी थी। छठवां वेतनमान आया था तो उसने सोचा कि एनपीएस के हिसाब से इसके साथ साथ में वो ऑफिसर वर्कर थोड़ी सी सेविंग भी करे, इस बात का उसने ध्यान दिया था। क्लास डी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी सातवां वेतन के हिसाब से यदि आप देखोगे तो मूल जो मासिक वेतन है वो 25,000 है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 का अनुमान है कि नीचे के 50% आबादी की जो औसत मासिक आय है वो 4,500 है। मध्यम वर्ग 40% के लिए 14,669 रुपया महीने का मिलता है। एक सरकारी कर्मचारी का वेतन 90% से अधिक आबादी की आय से अधिक है। इस प्रकार ओपीएस एक बेहतर बंद वर्ग के पक्ष में एक प्रतिगामी पुनर्वितरण तंत्र के रूप में काम करता है। मतलब वहीं यदि आप देखोगे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो हायर है, कितनी हायर है? 90% हायर है बाकी जो पॉपुलेशन है उससे यदि तुलना करें तो। ठीक है, जैसे किसी को 100 मिल रहा है तो उसको 190 मिलेगा। वहीं यदि हम मिनिमम पेंशन की बात करें एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, वो अभी कितना कमा रहा है न्यूनतम पेंशन, वो है 9,000 रुपया। ये छठवें वेतनमान के हिसाब से यदि देखें तो, जहाँ पर जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन है वो सेट किया गया है एक सुपरवाइजरी ब्यूरोक्रेसी डज नॉट एक्सीड ₹500 इन 14 स्टेट। कुछ जगह में तो आप देख रहे हैं 2,000 रुपया मिल रहा है।